डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 14 का फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कंडक्टर और इंसुलेटर्स के दरमियान हम डिफरेंस जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस के। जो टॉपिक में हमने आज ये देखना है कि वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेंथ ऑफ द वायर होगी उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर आपने आम जिंदगी में देखो कि एक जब आप पानी पौधों को पानी लगाते हैं तो अगर पाइप की जो लंबाई है, जो लेंथ ऑफ द पाइप है, वो अगर छोटा होगा, कम होगा तो रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगी, यानी पानी का जो फ्लो है, जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। और अगर लंबा पाइप है यानी दूर तक आप पानी पहुंचा रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि उसकी जो स्पीड है, वो पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो सेम इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर है। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि करंट जो है वो कम पास करेगा। रेजिस्टेंस याद रखें, रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है, वो रुकावट है। रुकावट जितनी कम होती है करंट उतना ज़्यादा होता है, और रुकावट जितनी ज़्यादा होती है करंट उतना ही कम हो जाता है। फिर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट कम हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो रेजिस्टेंस है हमारी, वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। अब एक पाइप है जिसका जो एरिया है वो, फॉर एग्जांपल ये जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सामने वाला वो ये है, और एक पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, यानी वो जो सामने वाला पाइप का ऐसा होता है वो। तो कौन सा जो पाइप है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा? ऑब्वियसली वो वाला पाइप जिसका एरिया ज़्यादा है वो कम रेजिस्टेंस, यानी यहाँ से पानी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर जाएगा। और यहाँ से ये पाइप जो छोटे वाला पाइप है, जो जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, वहाँ से जो है वो कम पानी फ्लो करेगा और कम स्पीड से करेगा। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो थिक वायर्स होती हैं, थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस देन द थिन वायर। जो मोटी वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, और जो पतली वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक और चीज़ जिसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल है। नेचर ऑफ द मटेरियल से मुराद ये है कि दो सेम लेंथ के आप सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर्स लें। एक वायर जो है वो आप कॉपर की ले लें, ठीक है, और दूसरी जो वायर है वो आप ले लें स्टील की। अब दोनों मटेरियल्स चूँकि डिफरेंट हैं, अब कॉपर जो है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि स्टील जो है वो उसकी जो कंडक्टिविटी है, वो जो कंडक्टेंस है वो कॉपर से कम होती है। तो अब लेंथ भी सेम थी, एरिया भी दोनों वायर्स का सेम आप अगर लें क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फिर भी रेजिस्टेंस कॉपर की डिफरेंट होगी और स्टील की डिफरेंट होगी। कॉपर जो है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, स्टील ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और चौथी बात, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया जाए तो जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह भी बेसिकली जो एटम्स हैं उनकी कोलिजन तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इस वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है।
ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर देता हूँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल के, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसमें से फ़्लो हो रहे हैं, इसमें से जो है वो करंट फ़्लो हो रहा है। अब होता ये है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके साथ टकरा जाते हैं। ये कंडक्टर के एटम्स मैं बना रहा हूँ, इसके साथ इनकी कोलिजन होती है। अब टेम्परेचर जब कंडक्टर का ज़्यादा होगा ना, इस कंडक्टर का, तो इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं वो भी उनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये जो एटम्स है ये, इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ होगी तो इनके चांसेस जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराने के हैं वो बढ़ जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उस वजह से कुलियन इनके साथ ज़्यादा हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कुलियन जब ज़्यादा होगी तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली इन रेजिस्टेंस है ही किस वजह से, कंडक्टर में से ये नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसके साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से जो है वो हमारे पास ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो ये रेजिस्टेंस किस वजह से इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर के बढ़ने से एटम्स के जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गई, और उस इंक्रीज़ होने की वजह से ये इनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए टकराने के, और डैट्स वाई ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब यहाँ से अगर आप देखें R इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 ले लें, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हम इसे कह देते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। रो जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रो की जगह अगर हम R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A में रेजिस्टेंस जो है अगर हम लेंथ इज़ इक्वल टू 1 मीटर कर दें, ठीक है, और एरिया जो है वो भी अगर हम उसको 1 मीटर स्क्वेयर कर दें, यहाँ पे अब फार्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है। अब L जो है वो 1, L भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R जो है वो फिर किसके बराबर हो जाएगी, रो के। तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक ये जो कांस्टेंट हमने लगाया था प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो ये जो रो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस है। लेकिन रेजिस्टेंस किसकी है, ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्सटेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर, तो ये बन जाता है मीटर क्यूब, ठीक है। यानी 1 मीटर एक ऐसा वॉल्यूम बन चुका है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया जो है वो वॉल्यूम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस ने, यानी जिसका वो लेंथ भी 1 मीटर हो, जिसकी विड्थ भी 1 मीटर हो, जिसका एरिया भी 1 मीटर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 मीटर, सॉरी उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। और इसकी जो यूनिट है वो होती है ओहम मीटर। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जो है मेटल्स में सिल्वर और कॉपर जिस तरह से हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होते हैं, जो कि ये देखें, ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जैसे मेटल्स हैं, सिल्वर है और कॉपर है, उनमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। ये फ्री और न्यूक्लियस के साथ इतने टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। जैसे इनको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, इनको पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, विच कॉज द करंट, ठीक है। आप अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करना स्टार्ट कर दें तो वो करंट को कॉज करते हैं। इस वजह से मेटल्स के अंदर करंट जो है वो फ़्लो होता है। तो और ऐसे मेटल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट इजीली पास कर सकता है, उनको आप कंडक्टर्स कहते हैं।
एग्जांपल्स में सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन, प्लाटिनम, नाइक्रोम एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो मौजूद हैं बुक के ऊपर। तो मैंने आपको रीज़न बता दी कि मुख्तलिफ जो एटम्स हैं, यानी ये एक एटम मैं बना रहा हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके आउटसाइड पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट में 8 होते हैं। तो कुछ ऐसे एटम्स हैं, मेटल्स हैं जिनमें ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो न्यूक्लियस है उनके साथ टाइटली बाउंड नहीं होता, बल्कि लूजली बाउंड होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आप पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल एटम न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड है, ये इससे अलग हो जाएंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसी को हम जो है वो इस तरह से करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट फ्लो होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें करंट को इजीली पास किया जा सकता है वो कंडक्टर्स के। इसी तरह जो इंसुलेटर्स हैं, वो इंसुलेटर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते हैं, यानी ये देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। यानी वहाँ पे जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस के साथ बड़े टाइटली बाउंड होते हैं, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो बहुत स्ट्रांग होती है। उस स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री नहीं हो सकते, बाहर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन मेटल्स में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, जिसकी वजह से कंडक्शन हो रही थी और करंट उसमें से फ़्लो हो रहा था। इंसुलेटर में भी इसी वजह से करंट फ्लो नहीं होता। इसी तरह जो ग्लास है वो भी एग्जांपल है इंसुलेटर की। प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होता। फल और सिल्क वगैरह जो हैं ये इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं। थैंक यू।